नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, स्वागत है आप सभी का उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम क्लास 10th हिंदी काव्य खंड का चैप्टर नंबर 6 जनतंत्र का जन्म, इसका जो है फुल फॉर्म को हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं और साथ में इसके जो भी क्वेश्चन आंसर है, सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव, इस वीडियो में हम सबको कवर कर देंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पर दबा दीजिए। इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर एक बार शेयर कीजिए। का PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर फ्री में मिल जाएगा। चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था और निधन जो है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्टिव बनेंगे, आप सभी को ध्यान रखना है। सबसे फर्स्ट बनेगा जो है जनतंत्र का जन्म के जो है कवि कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है रामधारी सिंह दिनकर। पूछा जाता है राष्ट्र कवि के नाम से किसे जानते हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर जी को जानते हैं। इसका जन्म पूछा जाएगा तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी में इनका जन्म पूछा जाएगा। और कहाँ पर पूछा जाएगा, तो सिमरिया बेगूसराय, जो कि कहाँ है तो बिहार में है। आप सभी को ध्यान रखना है। आगे हमारा है उनका निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ था। तो आप सभी को ये सभी प्रश्न जो है ध्यान रखना है। उनकी माँ का नाम मनरूप देवी और जो है पिता का नाम रवि सिंह था। ऑब्जेक्टिव बनता है रामधारी सिंह दिनकर जी का जो है माता जी का क्या नाम था, तो मनरूप देवी, और इनके पिताजी का क्या नाम है तो रवि सिंह। आप सभी को ध्यान रखना। यहाँ से 2 प्रश्न। दिनकर जी की जो है प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास में हुआ था। हाँ, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनता है दिनकर जी की जो है प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ था, तो अपने गांव के आसपास हुआ था। आगे है 1928 ईस्वी में उन्होंने जो है मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक और जो है 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इतिहास में BA ऑनर्स किए थे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बने, आप सभी को ध्यान रखना। पूछा जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी जो मैट्रिक कब किए थे, तो 1928 ईस्वी में। कहाँ पर, मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल में किए थे। और जो है पूछा जाएगा उन्होंने जो है BA कब किए थे, तो BA ध्यान रखना है 1932 ईस्वी। किस कॉलेज से, तो पटना कॉलेज से। और किस विषय से ऑनर्स किए थे, तो इतिहास से किए थे। देख लीजिए। आगे हमारा है वे HE स्कूल बरबीघा में जो है प्रधानाध्यापक, फिर जन संपर्क विभाग में जो है सब रजिस्टर और जो है सब डायरेक्टर, बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर एवं जो है भागलपुर विश्वविद्यालय में जो है उपकुलपति के पद पर रहे थे। यहाँ से आप सभी को ध्यान रखना है। उन्होंने जो है जनसंपर्क विभाग में क्या थे, तो सब रजिस्टर और जो है सब डायरेक्टर भी थे। आप सभी को ध्यान रखना है। पूछा जाएगा किस विश्वविद्यालय में जो है हिंदी के प्रोफेसर से, तो बिहार विश्वविद्यालय। आगे हमारा हो जाता है भागलपुर विश्वविद्यालय में जो है क्या थे, तो आप सभी को ध्यान रखना है कुलपति रामधारी सिंह दिनकर जी। पूछा जाएगा किस विद्यालय में उपकुलपति के पद पर रहे थे, तो आप सभी को ध्यान रखना है भागलपुर विश्वविद्यालय। आप चलिए हम इसके जो भी आगे का देखेंगे। दिनकर जी जो है जितने बड़े कवि है उतने जो है समर्थ गद्यकार भी है। यहाँ से आप सभी को ध्यान रखना है। दिनकर जी जो है जितने बड़े जो है कवि है, साथ में जो है उतने बड़े जो है ये गद्यकार भी थे। आप सभी को ध्यान रखना। उनकी भाषा कुछ भी छुपाती नहीं है, सब कुछ उजागर कर देती है। उनकी जो भी लैंग्वेज है, उनकी जो भी भाषा है, वो सब कुछ भी चीज़ को छुपाता नहीं है, जो भी है उसको जो है उजागर कर देता है। उनकी जो है प्रमुख कृतियाँ जो है देखेंगे, हमारा परभंग है, रेणुका है, हंकार है, रश्मिवती है, कुरुक्षेत्र है, रश्मरथी है, नील कुसुम है, उर्वासी है, परशुराम की परीक्षा, हारे को हरिनाम आदि जो है ये सभी क्या है, तो उनकी कृतियाँ है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे तो हमारा जो है प्रभंग हो जाएगा, रेणुका हो जाएगा, और कुरुक्षेत्र हो जाएगा, रश्मरती हो जाएगा, उर्वासी हो जाएगा। ठीक है। और आगे हमारा परशुराम की परीक्षा और हारे को हरिनाम, ये सभी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इसकी कीर्तियाँ है। इसमें से बहुत सारे कीर्तियाँ जो है हूबहू जो है सीधे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जैसे पूछा जाएगा उर्वासी जो है किसकी कीर्तियाँ हैं, तो आप सभी को ध्यान रखना है रामधारी सिंह दिनकर जी के। आप देखेंगे रामधारी दिनकर जी की जो है काव्य कीर्ति कौन कौन सी है, तो यहाँ पर देखेंगे मिट्टी की ओर, अर्धनरेश्वर देखेंगे, संस्कृति के 4 अध्याय देखेंगे, कवि की भूमिका, वल पीपल जो है, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर जी की डायरी आदि जो है इनकी क्या है, गद्य की कृतियां हैं। आप सभी को ध्यान रखना है। इसमें देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है ना, अर्धनरेश्वर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो है 12th का हिंदी का भी एक चैप्टर है, आप सभी को ध्यान रखना। आगे हमारा है संस्कृत के 4 अध्याय, ये भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को ध्यान रखना। आगे हमारा हो जाएगा दिनकर जी की डायरी, ये सभी जो है इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसका नाम बोले हैं आप सभी को ध्यान रखना है।
आगे देखेंगे दिनकर जी के जो है संस्कृति के 4 अध्याय पर जो है साहित्य अकादमिक एवं जो है उर्वासी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर पूछा जाएगा संस्कृति के अध्याय पर जो है कौन सा पुरस्कार मिला था, तो साहित्य अकादमिक पुरस्कार। आगे बनता है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिनकर जी के जो है किस कृति पर मिला था, तो उर्वासी। आप सभी को ध्यान रखना। आगे देखेंगे उन्होंने जो है भारत सरकार और से जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ऑब्जेक्टिव भी बनता है, निम्न में से जो है किसे जो है भारत सरकार द्वारा जो है सम्मानित किया गया है, किस से किया गया है, तो पद्म भूषण से। आप सभी को ध्यान रखना। आगे देखेंगे वे राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। ऑब्जेक्टिव बनता है निम्न में से कौन कवि जो है राज्यसभा के सांसद रहे हैं, तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है। ऑप्शन ए में दिया रहता है रामधारी सिंह दिनकर। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे दिनकर जी की जो है उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है, आप सभी को ध्यान रखना है। आगे देखेंगे वे भारतीय युग के जो है प्रभावमान राष्ट्रीय भावधारा के एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि है। कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने जो है 30 के दशक में ही कर दी थी, किंतु जो है अपनी संवेदना और जो है भाववध से वे जो है 64 दशक के जो है प्रमुख कवि के रूप में पहचाने गए। ऑब्जेक्टिव बनता है किस दशक में जो है कवि के रूप में पहचाने गए, तो यहाँ पर ध्यान रखना चौथे दशक में। कब से लिखना शुरुआत कर दिया था, तो 30 के दशक से भी जो है लिखना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने जो है प्रबंधन, मुक्त जो है गीति, प्रगीता, काव्य, नाटक आदि अनेक जो है काव्य शैलियों में सफलतापूर्व उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की है। आगे देखेंगे प्रबंधन काव्य के जो है क्षेत्र में छायावाद के बाद जो है कवियों में उनकी जो है उपलब्धियां सबसे अधिक और जो है उत्कृष्ट है। भारतीय और जो है पश्चात संस्कृति का जो है उनका अध्ययन अनुशीलन विस्तृत एवं गंभीर है। आगे उनमें इतिहास और संस्कृति की परंपरा की चेतना है और समाज राजनीतिक दर्शन का वैश्विक परिप्रेक्ष्य बोध है, जो उनके साहित्य में अनेक स्तरों पर जो है व्यक्त किया जाता है। अब आगे हम देख लेते हैं राष्ट्र कवि दिनकर की जो है प्रस्तुत कविता आधुनिक भारत में जो है, ये जो हमारा कविता है इसमें जिक्र किया गया है जनतंत्र के उदय का जय घोष है। यानी जो है इस चैप्टर में क्या पढ़ते हैं, तो जनतंत्र यानी जो है जनता का क्या क्या मतलब, जनता के बारे में इसमें बहुत ही बताया गया है। आगे देखेंगे सदियों की देशी विदेशी पराधीनताओं के बाद जो है स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। भारत में जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। जनतंत्र के और ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्रायों को कविता में उजागर करते हुए कवि यहाँ के नवीन भारत का जो है शिलान्यास करता है, जिसमें जो है जनता का स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने को कहा था। यानी इस कविता का ऐतिहासिक मंत्र है, यानी बोलता है अब जनता आने वाली है, सिंहासन खाली करो, ये जो है बताना चाहते हैं। आप चलिए इस चैप्टर की जो पोइम है उसको समझते हैं। यहाँ पर हमारा ये जो पोइम हो जाता है जनतंत्र का जन्म, इसमें देखेंगे तो फर्स्ट जो दिया जाता है पैराग्राफ इस तरफ देखेंगे। हमारा फर्स्ट है सदियों की ठंडी बूझी राग सुगबुगा उठी है, मिट्टी की सोने का ताजपन इठलाती है, दोहरा समय के रथ का घर घर ना सुनी, सिंहासन खड़ी करो जनता आती है। ये जो हमारा पोइम है, अब इसका जो है हम हिंदी अर्थ समझेंगे। तो कवि कहते हैं कि सदियों से सोई हुई जनता अब जो है जग उठी है, यानी जो बहुत समय से यानी सदियों से जो भी जनता सोई हुई है अब क्या कर चुकी है, तो जो है सो के उठ चुकी है। देश की मिट्टी अब स्वाभिमान से भर चमक होता है, और जो देश की हमारी जो मिट्टी है वो स्वाभिमान से जो है भड़क कर चमक उठी है। आगे हमारा समय परिवर्तन की आवाज़ दे रहा है, अब राजाओं का युग समाप्त हो रहा है, क्योंकि अब जो है जनता का युग जो है यानी जनतंत्र आने वाला है। यहाँ पर ये बताना चाहता है अब जो भी समय पुराना था, जो कि राजाओं जो है शासन करता था, फिर जो है अंग्रेज शासन किया हमारे भारत पर, उसमें बता रहे हैं कि आवाज़ जनता जो है अब आवाज़ दे रही है, समय जो है परिवर्तन का आ चुका है, क्योंकि जो है जनता अब जो है सिंहासन पर आने वाली है, यानी जनतंत्र आने वाला है। ये हमारा जो है फर्स्ट था। अब सेकंड हम यहाँ पर देखेंगे इसका, जनता हाँ मिट्टी की आबोद मूर्तें वही, जारे पले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे हैं, तभी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। ये जो हमारा पोइम है इसको हिंदी समझेंगे। अर्थ है कवि जनता से संबंधित कहता है कि वहाँ वही जनता जो मिट्टी की मासूम मूर्ति जैसी है, यानी यहाँ पर कवि जनता से ये कह रहा है हाँ वही जो है जनता है जो कि मिट्टी जैसा जो है मासूम मूर्ति जैसा, जो हर कठिनाई सह लेती है, ठंड और दुख झेलती है, और शासक वर्ग उनका जो है खून चूसता है। यहाँ पर ये बता रहा है
ये जो है हर जो भी कठिनाई होता है, जो भी प्रॉब्लम होता है, जो भी दिक्कत होता है, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे दुख है, सभी चीज़ को जिस तरह झेलता है, जिस प्रकार जो है शासन जो वर्ग होता है, जिस प्रकार जो है राजाओं जिस पर जो है जनता पर शासन करता था, अंग्रेज द्वारा जो शासन किया जाता है उसका जो है खून चूसता है, तभी जो है वह चुप रहती है और शिकायत तक नहीं करती है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था। आगे हमारा तीसरा नंबर है, जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ को वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। जो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है, प्रश्न गूढ़ जनता इस पर क्या कहती है। आगे हमारा इसको समझेंगे। यहाँ कवि व्यंग करता है कि बड़े बड़े नेता और वक्ता जनता का नाम लेकर भाषण देते हैं, यानी जो भी बड़े बड़े नेता लोग हैं, लीडर सब है, और जो भी बड़े बड़े वक्ता है जो स्पीच करता है वो जनता का नाम लेकर क्या करता है, अपना भाषण देता है, स्पीच देता है और कहता है कि जनता बहुत दुखी है। और जो भी अपना भाषण देता है उसमें कहता है क्या, जनता जो है बहुत ज़्यादा दुखी है। लेकिन अब असली सवाल उठता है तो वही लोग कहते हैं कि जनता क्या कहती है। जब जो है यहाँ पर वो पहले बोलते हैं भाषण में जनता बहुत दुख सहती है, जब असली सवाल उसके ऊपर उठता है तो वो सब बोलता है जनता क्या कहती है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी जनता को बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता। यानी इस पॉइंट में ये बताना चाहते हैं। आगे हमारा है 4 नंबर, मानव जनता को फूल जैसा एहसास नहीं, तब जब चाहो तभी उतार सजा ले दोनों में, अथवा कोई जो है दूधमोही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित चर खिलौने में। अब इसको हम समझेंगे। कवि इस पोइम का अर्थ हो जाता है, कवि कहता है कि शासन जो है जनता को एक खिलौना की तरह समझता है। जो भी जो है शासन वर्ग जो है जनता पर शासन कर रहे हैं, चाहे राजा उस समय शासन कर रहे थे, चाहे जो उसके बाद अंग्रेज का जो हम लोग गुलाम हो चुके थे, वो सभी जो है जनता को क्या समझ लिया था, ये जो है खिलौना समझकर जो है उसके साथ क्या करता था, कुछ भी करता था। जैसे जो है फूल जैसे बिना उसकी इच्छा के कहीं भी सजा दिया जाए, और जो है या एक छोटे बच्चे की तरह जिसे 4 खिलौने में बहला दिया जाए। यहाँ पर एग्जाम्पल देकर बताता है, शासक जनता को खिलौना की तरह समझता है। जैसे क्या, तो फूल जिसे बिना इच्छा में कहीं भी सजा देता है, फूल जो उसका इच्छा हो भी नहीं रहा और कहीं पर जो उसको माला में चढ़ा देता है, कभी जो है लीडर के जो है गले में चढ़ा देता है, कभी जो है उसको फूल का जो है माला बना देता है, कहीं जो है कुछ भी जो है फूल के उसके इच्छा बिना जिस तरह जो है सजा देता है कहीं पर, या जो है छोटे बच्चे को जिस तरह जो है 4 खिलौना देकर जो है बहला देता है, उसको खुश कर दिया जाता है। जनता के गंभीरता से कोई नहीं लेता है। यही जो हमारा इसका पोइम है। आगे हमारा पोइम हो जाता है, लेकिन होता भूडोल भमंडर उठते, जनता अब जो है कोपाकुल को भुकुटी चढ़ाती, दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। ये हमारा पोइम है, इसको समझेंगे। अब जनता अत्याचारों से तंग आ चुकी है और क्रोधित होती है, और जो तंग आके जो है वो बिल्कुल क्रोधित होता है तो धरती उठता है, तूफान उठते हैं, उठ जाते हैं। तब समय चेतावनी देता है, अब राजाओं को सिंहासन खाली करो क्योंकि जनता आ रही है। यानी इसमें ये बताना चाहते हैं, जनता के ऊपर जो भी हत्यारों से तंग आ चुके हैं और जो जब वो क्रोधित होते हैं तो धरती हिल उठती है, तूफान उठ जाते हैं, तब जो है चेतावनी देता है कि अब राजाओं को सिंहासन खाली करो, अब जनता आती है। अब हमारा आगे का पोइम है, हुंकारों से महल की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल ताज हवा में उड़ता है, जनता को हीरो रह समय पर ताव कहाँ, वह जिधर चाहती कल उधर मुड़ता। ये जो हमारा क्या है पोइम है, इसको समझेंगे। जनता की हुंकार इतनी शक्तिशाली होती है कि राजमहल की नींव हिल जाती है। यानी जनता जब हुंकार भरता है किसी के ऊपर तो इतनी पावरफुल होता है, इतनी शक्तिशाली उसके अंदर होता है, जैसे राजमहल की जो नींव होता है नीचे वाला बैकग्राउंड, वो क्या पड़ती है तो हिल उठती है। उसके जोश में राजाओं के मुकुट उखड़ जाते हैं। जब उसके अंदर जोश होते हैं तो क्या होता है, राजाओं जो मुकुट पहने होते हैं उस मुकुट को क्या करते हैं, उड़ा देते हैं। जनता की शक्ति के आगे समय भी झुकता है। समय की दिशा वही होता है जिधर जनता चाहती है, और जिस ओर जनता एक तरफ जाती है उसी ओर जो है समय भी चलना स्टार्ट कर देता है। तो यही हमारा पोइम है। आगे का पोइम हमारा 7 नंबर सब पोइम है,
अशब्दों शताब्दियों सहस्त्रबद का अंधकार वीता गवाक्ष अंबर के दाहे जतात। यह नहीं कोई जनता के स्वप्न अज तीरते तिमिर वह वृक्ष उमड़ते आते। ये जो हमारा पोइम है आप इसको समझेंगे। सदियों से जो अंधकार है, गुलामी और अन्याय छा हुआ है, वह जो है अब समाप्त हो रहा है। यानी जो सदियों यानी जो है अंधकार छाया हुआ है, यानी जो है शासक वर्ग उसके ऊपर गुलामी करते हैं, उसके ऊपर अन्याय का जो छाया हुआ है वो अब समाप्त हो रहा है। आसमान के द्वारा प्रकाश से भर चुके हैं, भर रहे हैं। यह सब जनता के अडिग और अजय सपनों की वजह से हो रहा है। और जो है ये सभी जो भी हो रहा है जनता के जो है मेहनत से और उसके जो भी सपना देखे थे उसके वजह से हो रहा है। जो अंधकार को चीर कर आगे बढ़ रहा है, और जो अंधकार था उसको जो है चीर कर जो है जनता सब अब आगे बढ़ रहा है। अब हमारा आगे का पोइम हो जाता है। सबसे विराट जनतंत्र का जगत का आ पहुँचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धारो। ये जो हमारा पोइम है आप समझेंगे। अब विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी जो है कहाँ पर है, भारत में जन्म ले चुका है। अब जो है किसी राजा का नहीं बल्कि जनता का राज स्थापित हो रहा है। अब 33 करोड़ जनता यानी जो है उस समय भारत की जनसंख्या से इसके सिर पर जो है राज मुकुट सजाया जा रहा है। यानी इसमें ये बताना चाहते हैं विश्व के सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है, पूरे विश्व में वर्ल्ड में सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे भारत में है, जो कि अब जन्म ले चुका है। किसी राजा का शासक नहीं होगा, बल्कि जो है यहाँ पर जनता द्वारा जो है राज्य को स्थापित किया जाएगा। उस समय जिस समय पोइम लिखे गए थे उस समय भारत की जनसंख्या कितने थे, तो 33 करोड़ था उस समय की बात है। उसके ऊपर जो है सिर राज मुकुट सजाया जा रहा है, और जो भी जनता थे उस समय 33 करोड़, उसके ऊपर क्या किया जा रहा है, तो राज मुकुट चढ़ाया जा रहा है, सजाया जा रहा है। ये हमारा था। अब आगे हमारा 9 नंबर पोइम है। आरती के लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसाद में तह खानों में, देवता कहीं सड़क पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों और खलिहानों में। यहाँ से समझेंगे मूर्ख व्यक्ति, तू देवता को मंदिर या महलों में मत ढूंढ, वे तो सड़क पर पत्थर तोड़ रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं। असली देवता यही मेहनतकश जनता है। यानी इस पंक्ति से ये बताना चाहता है ये मूर्ख लोग, तू कहाँ देवता को मंदिर में ढूंढ रहा है, मस्जिद में ढूंढ रहा है, तह खानों में ढूंढ रहा है। देवता सब तो जो है सड़क पर जो है पत्थर तोड़ते हुए मिलेंगे, खेत खलिहानों में काम करते हुए जो मजदूर है वो सभी मिलेंगे। यानी जो है असली देवता जो मेहनत करते हैं वही है, इसमें बताना चाहते हैं। अब आगे का हमारा ये जो है लास्ट पोइम है। फावरे और हल राजदंड बनाने को है, धूर्सता सोने के श्रृंगार सजाती है, दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। ये हमारा लास्ट पोइम है। अब मेहनतकश और जो है औजार, फावड़ा और हल की जो है राजदंड यानी जो है सत्ता का प्रतीक बनेगा। यहाँ पर ये बताना चाहता है जो भी अब मेहनतकश लोग हैं जिसके और औजार यानी औजार फावड़े और जो हल है, फावड़े बोलते हैं कुदाल होता है, और हल जो है दो बैल के द्वारा जो खेत की जोताई होता है, वही जो है राजदंड यानी जो है सत्ता का प्रतीक बनेगा। गरीब की जो है धूल भरी मेहनत अब सोने की तरह चमकेगा। यानी जो भी गरीबी की जो आप धूल भरी जो मेहनत होगा वो अब कैसा चमकेगा, तो सोने की तरह चमकेगा। समय फिर कहता है अब शासक हट जाओ, क्योंकि जो है जनता आ रही है। और समय बोल रहा है दो रात समय के रथ घर घर नाद सुनाओ, सिंहासन खड़ी करो अब जनता आती है। ये हमारा पोइम था, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्टिव है जो कि आपके बुक का है, देख सकते हैं। पहला है हमारा, कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है, तो यहाँ पर इसका आंसर देंगे। कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद जनता का बदला हुआ दिन है। अब देश में लोकतंत्र स्थापित हो रहा है जिसमें जो है शासन जनता का होगा। ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। आप चलिए इसके जो हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। कवि जनता के स्वप्न का जो है किस तरह चित्र खींचता है, यहाँ पर देखना है। इसका आंसर आप सभी को याद रखना है। कवि जनता के स्वप्न का एक सुंदर चित्र खींचता है। कवि के अनुसार वर्षों और जो है सदियों से दुख सहने वाली जनता अब जो है सुख मिलेगा, क्योंकि जो है देश में लोकतंत्र स्थापित हो गई है।
अब आगे हम देखेंगे 3 नंबर प्रश्न, विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है, कवि किनके सिर पर जो है मुकुट धारण की बात करता है और क्यों करता है। तो यहाँ पर बताना है विराट जनतंत्र का स्वरूप जो है 33 करोड़ जनसंख्या वाले देश लोकतंत्र यहाँ पर स्थापना है। कवि जो है 33 करोड़ जनता के सिर पर जो है मुकुट धारने की बात इसीलिए करता है क्योंकि जो है लोकतंत्र में जो राजा होता है वो जनता ही होता है। तो ये हमारा जो पोइम था बहुत ही महत्वपूर्ण था। 4 नंबर क्वेश्चन है, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वो कहाँ पर मिलेंगे। तो देखेंगे कवि की दृष्टि में आज के देवता जो है सड़क और खेतों खलिहानों में काम करने वाले लोग हैं, और ये जो है सड़क और खेतों या जो है अन्य कई जगह पर काम करते हुए मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है। तो जो मेहनत कश लोग हैं, जो मजदूर है, वो सब जो है आज के देवता। और कहाँ पर मिलेंगे, तो ये सभी जो है रोड पर गिट्टी तोड़ते हुए मिलेंगे, खेत खलिहानों में काम करते हुए मिलेंगे। 5 नंबर प्रश्न है हमारा, कवि का मूल भाव क्या है और संपेक्ष में जो है इसको स्पष्ट करना है। तो इस कविता में जो है कवि रामधारी सिंह दिनकर जी इस कविता के माध्यम से कभी लोकतंत्र की स्थापना हो जाने के कारण यहाँ के जो है शासकों की जो है सचेत कर रहा है। जो जनता वर्षों से जो है यातनाएं सह रही थी, अब उसका समय आ गया है, इसीलिए इनके जितने भी शासक है वे सिंहासन खाली करने की बात कर रहे हैं। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कवि रामधारी सिंह दिनकर जो है सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। तो कवि रामधारी सिंह दिनकर जो है भारत की जनता के लिए जो है सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। आगे का प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है, देवते मिलेंगे खेत खलिहानों में पंक्ति के माध्यम से कवि किस देवता की बात करते हैं और क्यों करते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। तो इस पंक्ति के माध्यम से राष्ट्र कवि दिनकर मजदूर और किसान रूपी देवता की बात करते हैं, और यहाँ पर ये बताना चाहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से जो मजदूर लोग हैं, जो किसान लोग हैं, यही देवता है। उसका मानना है कि जो लोग भगवान को मंदिर और मस्जिदों में खोजते हैं वो मूर्ख है, क्योंकि जो है असली भगवान खेतों और सड़कों पर काम करने वाले लोग ही है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 8 नंबर प्रश्न है हमारा, कवि ने जो है जनता को दूधमोही क्यों कहा है। तो यहाँ पर लिखना है कवि ने जनता को दूधमोही इसीलिए कहा क्योंकि जो है सिंहासन पर बैठा राजाओं और अंग्रेज को लगता है कि जनता जो है दूधमोही बच्चों की तरह है, जिसे जो है कुछ लोभ देकर जो है खुश किया जाता है। जिस तरह जो है बच्चा जो होता है उसको 2-4 खिलौना दे दिया जाता है तो वो खुश हो जाता है, इसी तरह जो भी वहाँ के जो राजाओं थे, जो अंग्रेज को लगता था जो है ये जनता जो है दूधमोही है। ये जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन था आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके जो भी इम्पोर्टेंट एक एक करके ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो यहाँ से जो है सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव निकलता है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे हुए प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है सिमरिया बेगूसराय बिहार में, सेकंड हमारा हो जाएगा राजापुर बक्सर बिहार में, शाहपुर भोजपुर बिहार में, नौबतपुर पटना बिहार में। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है रामधारी सिंह दिनकर जी का जो है जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। कब तो 1908 ईस्वी में। आप सभी को ध्यान रखना। आगे का प्रश्न हमारा 2 नंबर प्रश्न हो जाता है, रामधारी सिंह दिनकर जो है किस वाद के प्रमुख कवि है। प्रयोगवाद के जो है कैशुलवाद के या उत्तर छायावाद के या जो है नैतिकवाद के कवि है। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाता है रामधारी सिंह दिनकर जी है उत्तर छायावाद के जो है प्रमुख कवि हो जाते हैं। इनमें से कौन जो है राष्ट्र कवि है, अज्ञे जी, कुंवर नारायण, वीरेंद्र डंगवाल, रामधारी सिंह दिनकर जी। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा राष्ट्र कवि के रूप में हम किसे जानते हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर जी को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन जो है कविता भारत में जो है जनता का उदय का जय घोष है। तो यहाँ पर देखना है मेरे बिना तुम प्रभु, अक्षर ज्ञान, लौट कर आऊँगा फिर, जनतंत्र का जन्म। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना, जहाँ पर जनता का जिक्र हो, जनतंत्र का जिक्र हो, तो यहाँ पर जो है जनतंत्र से लिए गए हैं और इसके जो है लेखक कवि का नाम हो जाता है रामधारी सिंह दिनकर जी। आगे का प्रश्न हमारा 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। पल्लव है, युगंत है, चिंदवरा है, हुंकार है। इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हमारा हुंकार हो जाएगा। ऑप्शन डी 2023 में पूछे हुए प्रश्न है। आगे देखेंगे उर्वासी जो है किसकी कीर्ति हो जाती है, निराला जी की, वी हमारा दिनकर जी की, सी है महादेवी वर्मा, डी सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पर जो है उसका शॉर्ट में नाम दे दिया जाता है दिनकर, इसका पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर। तो उर्वासी जो है किसकी रचना हो जाएंगे, तो रामधारी सिंह दिनकर जी के।
7 नंबर प्रश्न है हमारा, दिनकर जी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किस कृति पर मिला था? समध्वनि पर, द्वंद्व गीत पर, उर्वशी पर, या जो है संस्कृत के 4 अध्याय पर। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, दिनकर जी को जो है साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला था संस्कृति के जो है 4 अध्याय पर मिले थे। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे का प्रश्न देखेंगे 8 नंबर प्रश्न, दिनकर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो है किस रचना पर प्राप्त है? 2020 में पूछे गए प्रश्न है। रश्मरथी पर मिला है, उर्वशी पर मिला है, परशुराम की प्रतीक्षा पर मिला है, या जो है नील कुसुम पर मिला था? दिनकर जी को पूछा जाएगा किस कृति पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी पर मिला था। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा 9 नंबर प्रश्न हो जाएगा, दिनकर जो है कविता में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में जो है दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? अपने बेटी के लिए, पड़ोसी के बच्चों के लिए, समाज के किसी बालिका के लिए, या जनता के लिए? तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है, दुधमुही शब्द का प्रयोग जो है यहाँ पर जनता के लिए किया है, क्योंकि जो भी राजाओं, जो भी अंग्रेज था, जनता सबको दुधमुही समझता था, यानी जो है इसको 2-4 खिलौना दो ये खुश हो जाएंगे, उस तरह। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। 10 नंबर हमारा प्रश्न हो जाएगा, दिनकर जो है किस विद्यालय में जो उपकुलपति पद बनाए रखे थे? बिहार विश्वविद्यालय में, पटना विश्वविद्यालय में, भागलपुर विश्वविद्यालय, या मगध विश्वविद्यालय में? तो यहाँ पर आप सभी को हो जाएगा सही आंसर। दिनकर जी को जो है भागलपुर विश्वविद्यालय में जो है उपकुलपति के पद पर रहे थे। आगे का प्रश्न हमारा 11 नंबर प्रश्न है, जनतंत्र में जो है कवि के अनुसार राजदंड क्या हो सकते हैं? ऑप्शन जो है ए हमारा ढाल और तलवार होंगे, फूल और जो है भोर हो जाएंगे, फावरे और हल, या बाघ और बालू हो जाएंगे। तो इसमें राजदंड जो हो सकते हैं वो फावरे और हल, यानी जो है ऑप्शन सी यानी कुदाल जो हल होता है वो। अब हमारा 12 नंबर प्रश्न हो जाएगा इसका, देखेंगे कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? नेता है, शिक्षक है, किसान, मजदूर है, या मंत्री है? किसान और मजदूर हो जाएंगे, यानी इसी को जो है चैप्टर में देवता मानते हैं। 13 नंबर हमारा प्रश्न हो जाएगा, भारत सरकार दिनकर जो है कौन सा अलंकरण प्रदान किए हैं? पद्मश्री जो है, भारत रत्न, अशोक चक्र, या हमारा ऑप्शन डी पद्म विभूषण? तो यहाँ पर जो है सही आंसर हमारा हो जाएगा, दिनकर जी को जो है भारत सरकार के द्वारा जो है कौन अलंकार प्रदान किए गए थे? तो पद्म विभूषण दिए गए थे। ऑप्शन डी सही आंसर है। 14 नंबर हमारा प्रश्न है, दिनकर जी के जो है प्रमुख काव्य कृति कौन है? रेणुका, यशवंती, कुरुक्षेत्र, या इनमें से सभी? यहाँ पर आप सभी बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे, दिनकर जी की जो है सभी प्रमुख काव्य कृति है। 15 नंबर प्रश्न हमारा, दिनकर जी जो है गद्य कृति कौन सा? अर्धनारीश्वर, दिनकर जी की डायरी, वट पीपुल, या जो है इनमें से सभी? तो ये भी जो हमारा इनकी जो है सभी प्रमुख गद्य कृति है। आगे का प्रश्न 16 नंबर, दिनकर जी के जो है पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए जो है रवि सिंह, बी हमारा कैलाश सिंह, सी है मोहित सिंह, डी है राजा सिंह। तो दिनकर जी के जो है पिताजी का नाम था रवि सिंह। अब आगे का देखेंगे क्वेश्चन हमारा, दिनकर ने जो है अपनी पढ़ाई कहाँ तक की थी? इंटरमीडिएट तक, बीए ऑनर्स तक, एमए ऑनर्स तक, या जो है पीएचडी तक अपना पढ़ाई किए थे? तो दिनकर जी जो है उस समय जो है बीए ऑनर्स तक किए थे। किस विषय से किए थे? तो इतिहास विषय से किए थे। आप सभी को ध्यान रखना। और देखिए सिर्फ बीए तक पढ़ाई किया और जो है इतने बड़े जो है राष्ट्र कवि के रूप में फेमस हो गए। आगे का प्रश्न हमारा 18 नंबर प्रश्न है, दिनकर जो है किस कॉलेज में जो है हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में रहे थे? कॉमर्स कॉलेज पटना, जो है लंगट सिंह कॉलेज भागलपुर, सी हमारा पटना कॉलेज पटना, और डी हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को बताना हिंदी विभाग के जो है अध्यक्ष किस कॉलेज में रहे थे? तो यहाँ पर जो है सही आंसर आप लोग का हो जाएगा लंगट सिंह कॉलेज जो है भागलपुर। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा 19 नंबर प्रश्न है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है किस कविता की पंक्ति है? जनतंत्र का जन्म हिरोशिमा, अक्षर ज्ञान मेरे बिना तुम प्रभु। तो यहाँ पर आप सभी का जो है सही आंसर हो जाएगा हमारा जनतंत्र का जन्म कविता के ये जो है पंक्ति है। 20 नंबर प्रश्न है हमारा, दिनकर जी का निधन कब हुआ था? 21 जनवरी 1971, 22 फरवरी 1972, 23 मार्च 1973, 24 अप्रैल 1974। तो यहाँ पर जो है दिनकर जी की पूछा जाएगा निधन कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुए थे। ऑप्शन जो है हमारा डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न, जनतंत्र के जन्म के कवि कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत आसान भी प्रश्न है। ऑप्शन जो है ए हमारा रामधारी सिंह दिनकर, बी है प्रेमघंत जी, सी हमारा घनानंद, डी है आगे जी।
तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा जनतंत्र के कवि कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी। आगे का प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है, दिनकर जी का जो है जन्म कब हुआ था? 21 अगस्त 1906, 23 सितंबर 1908, 25 अक्टूबर 1910, 27 नवंबर 1912। तो दिनकर जी का जो जन्म है 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुए थे। आगे 23 नंबर प्रश्न है, दिनकर जी का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? अलगौरा, जहानाबाद, सोनपुर, वैशाली, सी हमारा दानापुर, पटना और डी हमारा हो जाएगा सिमरिया, बेगूसराय। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो सिमरिया, बेगूसराय। और कब हुआ था, तो 1908 ईस्वी, जस्ट बताएं 23 सितंबर 1908। आगे का प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है, इनकी जो है प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? बम्बई, पटना, गांव में या स्कूल, जिला स्कूल में हुआ था? तो इनकी जो है प्रारंभिक शिक्षा पूछा जाएगा तो गांव के आसपास ही हुए थे। ऑप्शन जो है सी जो है सही आंसर है। अब हम आगे का प्रश्न देखेंगे 25 नंबर, दिनकर की जो है किस रचना पर कर्ण को नायक बनाया गया था? ऑप्शन ए उर्वशी, बी है रस्म रथी, सी हमारा हुंकार, डी है हारे को हरिनाम। तो यहाँ पर कर्ण को नायक बनाया गया था किस कृति पर? तो यहाँ पर जो है रस्म रसी, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर। 20 नंबर प्रश्न हमारा मिट्टी की और आकृति, पद है, गद है, काव्य है। तो ये जो हमारा सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ये जो है एक प्रकार की मिट्टी की आकृति जो है ये एक प्रकार की क्या है, तो गद है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। 27 नंबर हमारा प्रश्न देखेंगे, मिट्टी की अवैध मूर्ति कौन है? नेता, जनता, मंत्री, अधिकारी। तो मिट्टी की जो है अवैध मूर्ति जो हो जाते हैं यहाँ पर जनता। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है, दिनकर जी के जो है माता का क्या नाम था? तो मनरूप देवी नाम था। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे का प्रश्न 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे? मंदिरों में, घरों में, खेतों में या शहरों में? तो इस चैप्टर के अनुसार, कवि के अनुसार जो है आज के देवता कहाँ मिलेंगे? तो खेतों और खलिहानों में मिलेंगे, काम करते हुए, रोड पर गिट्टी तोड़ते हुए। 30 नंबर प्रश्न देखिए, जो भगवान की मंदिरों में खोजता उसे कवि ने किससे संबोधित किया है? मूर्ख से, विद्वान से, श्रेष्ठ या दयावान से? तो कवि जो है आज मंदिरों में जिसे खोजते हैं, मस्जिदों में जिसे खोजते हैं, तहखानों में जिसे खोजते हैं, कवि जो है उसे मूर्ख कहा है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा 31 नंबर प्रश्न है, कवि दिनकर किसके लिए जो है सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? फिर स्त्रियों के लिए, नवयुवक के लिए, गरीब के लिए या जनता के लिए? तो यहाँ पर जो है सिंहासन खाली करने की जो बात करते हैं वो जनता के लिए करते हैं। 32 नंबर प्रश्न है हमारा, कवि दिनकर के अनुसार कौन जो है सोने का ताजपन इठला रही है? देश की जनता, देश के नेता, देश की मिट्टी या जो है देश के देवता? पर देश की जो मिट्टी है जो है सोने की ताज पहनकर इठला रही है। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे हमारा प्रश्न हो जाएगा, दिनकर के जो है काव्य का मूल स्वरूप क्या है? श्रृंगार है, रस्यवाद है, प्राकृतिक और सौंदर्य है। डी हमारा हो जाएगा ओज एवं राष्ट्रीय चेतना, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना, ऑप्शन डी। आगे का प्रश्न देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्न में से कौन राज्यसभा के सदस्य? जीवनानंद दास, कुंवर नारायण, रामधारी सिंह दिनकर या जो है यतंत्र मिश्रा? तो बिल्कुल जो है सही आंसर हमारा जो हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जो है राज्यसभा के सदस्य बने थे। 35 नंबर प्रश्न देखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ कौन है? हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म, भारत माता या मछली? तो हमारा जो है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा जो रचित पाठ हो जाएंगे जनतंत्र का जन्म। 36 नंबर प्रश्न है, ठंडी बूझी राख सभी उठा हुई है, मिट्टी की सोनी ताजपन इठलाती है, इस जो पंक्ति है कहाँ से लिए गए हैं? दिनकर जी की है, निराला जी की, महादेवी या अज्ञे जी की? तो ये जो पंक्ति है हमारा दिनकर जी की है। आगे का प्रश्न हमारा 37 नंबर, दिनकर जो है किस काल के प्रमुख कवि है? तो दिनकर जी को जो है उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि है। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा है, किसे हुंकारों से जो है महलों की नींव उड़ाई जा सकती है? शासक राजा का या हमारा विद्वानों का, सी हमारा जनता का? तो यहाँ पर जो है किसे हुंकारों से जो है नींव को उखाड़ा जा सकता है? जब जनता ऐसा करेंगे। तो ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। अब हमारा 39 नंबर प्रश्न है, दिनकर जो है काव्य के साथ साथ क्या थे? आलोचक भी थे, गद्यकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, संगीतकार भी थे। तो यहाँ पर जो है हमारा इस प्रश्न का जो है सही आंसर हमारा हो जाएगा ये जो है गद्यकार भी थे, कवि के साथ साथ जो है ये गद्यकार थे। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का हमारा प्रश्न हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार में? तो रामधारी सिंह दिनकर जी जो है बिहार के रहने वाले थे। 41 नंबर प्रश्न है, सदियों की ठंडी बूझी राग सग सुग बुगा उठी है, मिट्टी के सोने के ताजपन इठलाती है, कविता की पंक्ति कहाँ से लिए गए हैं, यानी किस चैप्टर के हैं? तो ऑप्शन ए भारत माता, स्वदेशी, हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म। तो ये जो कविता की पंक्ति है ये जनतंत्र का जन्म है, उसके कवि का नाम जो है रामधारी सिंह दिनकर जी है। आप लोग को कितना प्रश्न पहले से जानते थे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए।
और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। इसका PDF आप टेलीग्राम में ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।